जो हमारा टॉपिक रहने वाला समसमय की घटना पर आधारित है। ये जो समसमय की घटना है ये आपके नवंबर माह की है, याद रखिएगा। देखिए, शाही परिवार की सदस्य जो राजकुमारी मिकासा का क्या हुआ, 101 वर्ष की आयु में ये निधन हुआ। ये मिकासा आप यहाँ पर ये देख पा रही होंगी, इनकी जो डेथ हुई है मिकासा की, ये 101 वर्ष में इनकी डेथ हुई है। बहुत ही ये अंतर्राष्ट्रीय समसमय की घटना है। और याद रखिएगा, जापान के जो शाही परिवार की ये सबसे बुजुर्ग सदस्य जो राजकुमारी मिकासा, याद रखिएगा ये कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जापान की जो शाही परिवार की जो सदस्य की जो 101 वर्ष में जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका क्या नाम है, तो आप इस नाम को स्मरण करिएगा। मिकासा का जो निधन हुआ था, 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। यूरो के कागी के रूप में जन्मी, ये देखिए, यूरी को तागाकी गी के रूप में जन्मी यह सम्राट हिरोहितो के छोटे भाई राजकुमार मिकासा से इन्होंने विवाह करा और मध्य शाही परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में इन्होंने क्या कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जापान के अंदर का। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा, तो यही पूछा जाएगा इसमें। क्वेश्चन जो बनेगा, पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि मिकासा की जो राजकुमारी मिकासा की कितने आयु में इनका निधन हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए इनकी जो आयु रही थी जिसमें इनका निधन हुआ, तो ये 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और ये कहाँ की, ये शाही राजकुमारी के रूप में माने जाता है, तो जापान की ये है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। ये कहता है कि जापान के जो शाही परिवार की जो सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में मानी जाती है, इससे इतनी लंबी उम्र तक अभी तक कोई जिया नहीं, तो ये ऐसी पहली जो सदस्य ये रही। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। राजकुमारी मिकासा का जो 101 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। यूरिको ताकागी के रूप में जन्मी वह सम्राट हिरोहितो के छोटे भाई जो प्रिंस मिकासा से इनकी क्या है, विवाह हुआ। याद रखिएगा कि इसके साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिकासा है इनका विवाह किसके साथ हुआ, तो जो लिखा है हिरोहितो जो के छोटे भाई थे जो प्रिंस है मिकासा से इनकी क्या है, विवाह हुआ। और शाही परिवार में एक महत्वपूर्ण इन्होंने क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, जो शाही परिवार में इनका बहुत ज़्यादा सम्मान ये होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने जापान के लिए कई ऐसी चीज़ें करी और शाही परिवार के माध्यम से इन्हें बहुत प्रतिष्ठा सम्मान ये दिया गया था। देखिए, इनका जो विवाह द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर जापान में जिस प्रकार से उथल पुथल हुए, तो उस समय भरे समय में ही बीता हुआ ये था। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा जापान का, वह कौन सा वो शाही परिवार की वो सदस्य है जिनका विवाह अगर कहें जो द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के जापान में जिस प्रकार से उथल पुथल हुआ था, उस दरमियान ये हुआ था, उस समय ये इनका समय बीता था। उन्होंने अपने शाही, अगर देखें, इन्होंने अपने परिवार के प्रति क्या है, लचीलापन और समर्पण का क्या है, विरासत ये छोड़ गई। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपनी लेगेसी इन्होंने ये छोड़ के गई है, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्मिक है। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा, 1993 ना 1923 में एक कुलीन परिवार में ये यूरिको ताकागी के रूप में इनका जन्म हुआ। याद देखिएगा कब हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पूछा जाएगा कि जापान के शाही परिवार की जो बुजुर्ग सदस्य है कुमारी राजकुमारी मिकासा का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था आपके 1923 में हुआ था, और 2024 में इनका क्या हुआ था, आपका इनका निधन हुआ था। ये अक्टूबर में, ये नवंबर के माह में ही। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये 18 साल की उम्र में सम्राट हितो के छोटे भाई राजकुमार ताकाहितो प्रिंस मिसा के से इनका विवाह शाही परिवार में हुआ और इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निर्वाह किया। अब देखिए, विवाह के बाद इसे राजकुमारी मिकासा ये बन गई। याद रखिएगा कि विवाह के बाद इनका क्या हुआ, मिकासा ये के नाम से इसे जाना जाता है। और राजकुमार ताकाहितो से इन्होंने 5 संतान जन्म लिए। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जापान की जो महारानी जो राजकुमारी मिकासा का कितने संतान थी, कितने इसके बच्चे थे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5। तो इसमें पूछा ये भी जा सकता है कि कितनी बेटियां थी, कितने बेटे थे। कई दफ़े ऐसे क्वेश्चन बने हैं जहाँ पर ये पूछा गया कि इसके कितने फलाने बेटे हैं, कितने इसके हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जैसे एम एफ हुसैन के बारे में पूछा जाता है कि उनके कितने बच्चे थे,
और बहुत ढेर सारे से जो शख्सियत रही हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो राजकुमारी जो मिकासा है, इनके 5 संतान थे, जिसमें से 2 बेटियां थी और 3 बेटे ये थे। अब देखिए, हमने कहा जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस दौरान क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्या चुनौतियां रही थी, तो याद देखिएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर हम बात करें तो 1944 में इन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जापान की वह महारानी का नाम क्या है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जापान की वह शाही परिवार की वह कौन सी राजकुमारी है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध जब ये हो रहा था तो उस दौरान इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया था। ये कौन है? राजकुमारी मिकासा का ये नाम है, याद रखिएगा। परिवार का घर हवाई हमले में ये नष्ट हो गया था इनका, याद रखिएगा। जिसमें जब ये द्वितीय विश्व चल रहा था तो हवाई हमले जिस प्रकार से जापान में लगातार हो रहे थे, चाहे वो यूएसए के माध्यम से या अमेरिका के माध्यम से, अलग अलग तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा से लगातार इस क्षेत्र में क्या हो रहे थे, बमबारी हो रही थी। तो और इनका जो शाही परिवार था उस समय, जो परिवार था कहीं ना कहीं हवाई हमले में ये नष्ट हो गया था। वो एक आश्रय में ये रहा करती थी, कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं एक आश्रय लेना पड़ा। जो राजकुमारी मिकासा जापान में आत्मसमर्पण के पक्ष में ये थे और जबकि अधिकारी इसका विरोध कर रहे थे, और जिससे तनावपूर्ण खतरनाक और माहौल पैदा हो गया था। देखिए, जिसमें क्योंकि ये राजकुमारी थी, क्योंकि जापान में कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व था, तो उस टाइम पे तो कहीं ना कहीं ये सेना के सामने आत्मसमर्पण के पक्ष में ये थे। जिस प्रकार से हालात हो गए थे पूरे जापान के, तो इसके जो इस के जो उच्च जो सलाहकार थे या अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मैम आप इस प्रकार की चीज़ें मत करिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध इनके द्वारा किया गया, जिससे कि कहीं अगर उन्होंने कहा कि अगर आप आत्मसमर्पण करोगे कहीं ना कहीं जापान में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हालात हो जाएंगे और ख़तरनाक माहौल पैदा हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप ये ना करें। तो कहीं ना कहीं जापान के जो लोग थे इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इनसे कई चीज़ों को वो समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहते हैं युद्धोत्तर संघर्ष किस तरह से है। जब युद्ध के बाद जब आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और घरेलू कामकाज भी इन्होंने संभाले। देखिए, आप सभी को ये पता होगा, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिस प्रकार से जापान पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था, और साथ ही यहाँ पर खाने की इतनी ज़्यादा लाले पड़ गए थे। ये ब्रेड की कीमत भी यहाँ पर कई डॉलर में ये बिक रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्थिति थी, अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्षीण 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 हो गई थी। और ये घरेलू काम काज में ये इस टाइप के काम भी इन्होंने करने पड़े अपने आप को, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए। और जापान की जो कठिनाई वापसी के दौरान उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। जो जापान की जो महारानी थी, उनके जो कितने बेटों की मृत्यु हो गई थी, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताऊं, 3 बेटों की इसमें मृत्यु हो गई थी। एक की तो 47 वर्ष की आयु में हुई और दूसरी की कनाडा में मृत्यु हुई। और कहीं ना कहीं जब मृत्यु हुई है, विरासत और वर्तमान उत्तराधिकारी की स्थिति इस समय इस राज्य के या इस प्रदेश में या कहीं इस देश में ये बरकरार रही थी। क्योंकि जिस प्रकार से क्षति अगर कहें एक माँ पे नहीं, पूरे जापान में ये क्षति कहीं ना कहीं रही थी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, उनकी मृत्यु के बाद जापान के शाही परिवार में सम्राट नारुहितो ने क्या था, 18 वर्षीय भतीजे जो राजकुमार हिसाशितो की ही एक क्या था, नया एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में रहा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान में शाही परिवार में एकमात्र जो 18 वर्षीय जो राजकुमार था उसका क्या नाम था। तो आपका ही ये क्या था, एकमात्र क्या था, उत्तराधिकारी के रूप में ये जाना जाता है। तो आपको याद रखना कि पहले जो पुत्र की मृत्यु हुई थी वो कितने वर्ष में हुई थी, तो 47 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई थी। फिर उनके जो बेटों की थी, कनाडा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से उनका ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ये विरासत खाली होना शुरू हो गई थी। तो याद रखिए। अब देखिए, नारहितो की जो पुत्री राजकुमारी ऐसो को शाही घरेलू कानून के कारण क्या है, सिंहासन पर बैठने के लिए अयोग्य होगी। जो इनकी पोती थी, अगर हम कहें, बेसिकली इनकी नाहितो की जो पुत्री थी, जो राजकुमारी ऐसो
शाही को अगर कहें, जो यहाँ के जो कानून जो थे उसके कारण से इन्हें सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चर्चा में ये क्यों रहा। तो जो सम्राट हिरोहितो की जो भाभी थी राजकुमारी मिकासा ने 100 वर्ष की आयु में इनकी क्या होगी, निधन हो गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, 1923 में एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ। राजकुमार का हितो सम्राट जो हितो के छोटे भाई से इनका विवाह हुआ। और परंपरा की अगर बात करें, उन्होंने लचीलापन देखा, परिवार के प्रति किस प्रकार का समर्पण रहा, शाही परिवार में इन्होंने क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं जब इनकी मृत्यु होगी तो कहीं ना कहीं एक विरासत ये अपने पीछे छोड़ गई है। कहीं ना कहीं एक इतिहास के पन्नों को कहीं ना कहीं ये एक अध्याय लिख के चले गई है। ये बहुत अपने आप में मार्मिक है। अब आते हैं नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी वर्तमान समय के ही करंट अफेयर्स है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जो 2024 में जो जल जीविका मेला था उसका उद्घाटन किया। तो उस उद्घाटन में बहुत ढेर सारी चीज़ें, कुछ योजनाओं का भी क्रियान्वयन शिलान्यास किया गया था। तो क्या क्या थी देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने क्या करा, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उन्होंने पिथौरागढ़ के जो जल जीविका मेले का उद्घाटन किया। और जो ये मेला था कहीं ना कहीं अमूल्य विरासत ये बताया गया। और भारत और नेपाल और तिब्बत के बीच यहाँ पर आर्थिक संस्कृति को संबंधों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा मेला है जो भारत नेपाल और तिब्बत के बीच आर्थिक और संस्कृति संबंधों को बढ़ावा देता है। एक क्वेश्चन ये आपका ये बना, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेला है। जल जीविका वो मेला है जो कहीं ना कहीं भारत और साथ ही नेपाल के और तिब्बत के बीच जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। देखिए पुष्कर सिंह धामी जो थे, पुष्कर सिंह धामी ने क्या पिथौरागढ़ में जो जल जीविका जो मेला था 2024 का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया और राज्य के लिए अमूल विरासत के रूप में इन्होंने बताया था। तो याद रखिएगा, हमने जैसे आपको कहा कि भारत, तिब्बत और नेपाल और पड़ोसी क्षेत्रों, जिसका माइक खुला है वो बंद कर दीजिए। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भारत, तिब्बत, नेपाल जो पड़ोसी क्षेत्र थे, इनमें कहीं ना कहीं बीच में किस प्रकार से सौहार्द को बढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से ये महत्वपूर्ण ये मेला आर्थिक संस्कृति को मजबूत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। जो जल जीविका जो मेला है वो दो देशों के, तीन देशों के बीच क्या करता है, कहीं ना कहीं वो संबंधों को बेहतर कराता है। आर्थिक तौर पे भी करता है, सांस्कृतिक तौर पे भी करता है। कहीं ना कहीं संस्कृति का कहीं ना कहीं आदान प्रदान एक दूसरे देश के साथ होता है और साथ ही एक दूसरे देश के साथ व्यापार होता है, जिससे कि आर्थिक स्थिति इन लोगों की अच्छी होती है और साथ ही हम कहते हैं उसमें राष्ट्र की भी कहीं ना कहीं आय में बढ़ोतरी ये होती है। या देखिएगा कार्यक्रम के दौरान जो धामी ने क्या करा था, किसी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निवेशों के साथ यहाँ पर कितने करोड़ की यहाँ पर योजनाओं का शिलान्यास करा, कितनी, ये याद रखिएगा। जल जीविका 2024 में जो कृषि क्षेत्र के लिए जो धनराशि का जो आवंटन किया गया था 64.47 करोड़ रुपए की, ये याद रख लीजिए। एक कोई पॉइंट यहाँ पर आपका ये बन गया, तो इसको नोट कर लीजिए। और पूछा जाएगा कि जल जीविका मेला जो 2024 में था, तो पुष्कर सिंह धामी द्वारा कितनी विकास परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया गया, उनका शुभारंभ किया गया। तो याद रखिएगा 18 यहाँ पर क्या थी, विकास योजनाओं का यहाँ पर क्या गया था, शिलान्यास किया था। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इनका शुभारंभ किया गया था। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए हैं। एक तो ये आपका कितने कृषि के क्षेत्र में आपके 64.47 करोड़ रुपये यहाँ पर लगाए गए, तो और 18 यहाँ पर जो विकास परियोजनाएं थी उन पर कार्य यहाँ पर किया गया। और जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि आयोजन छोटे व्यापारी और किसान और कारोबारी के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल जीविका जो मेला है वो किन को सारे रूप में बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो जल जीविका जो मेला है वो आपके जो छोटे व्यापारी हैं, जो रेडी हेडी जो लगाते हैं, और किसान जो अपने गाय बकरी या फिर जो अपने जितने भी जो कुछ भी वहाँ पर बेचने के लिए आते हैं, जो भी ये बाजार लगता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों को भी एक मंच मिलता है। और जितने भी हस्तकरघा से जो कार्य करते हैं, चाहे नेपाल के हों चाहे वो आपके तिब्बत के हों, यहाँ पर हस्तकरघा के कार्यों पर सर्वाधिक यहाँ पर किया जाता है। मंच, इन कारीगरों को कहीं ना कहीं मंच मिलता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो पुरातन संस्कृति जो ये कारीगरों द्वारा जो आज तक इसको संजोया रखा है, कहीं ना कहीं एक मंच ये प्रदान करता है, जिससे कि हम अगर बात करते हैं तो आर्थिक विकास को भी कहीं ना कहीं रफ्तार मिलती है, बढ़ावा मिलती है। खासतौर से सीमांत क्षेत्रों को ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होता है। सीमांत क्षेत्र वो क्षेत्र होंगे जहाँ पर जो
जो जनपद के, जो राज्य के वो दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, जहाँ पर सरकार की ये भरपूर कोशिश रहती है कि इन क्षेत्रों में, जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि न स्कूल की व्यवस्था है, न सड़क, पानी, न बिजली, ये तमाम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों को सीमांतवर्ती क्षेत्र कहते हैं कि जो सीमाओं से लगे होते हैं। अब देखिए पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है वो आपके क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे सीमांत क्षेत्र है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे चाइना हो। तो ये बॉर्डर से लगे हुए जो ये इलाके हैं, सीमांत क्षेत्र इन्हें कहा जाता है। तो खासतौर से इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इन सीमांत क्षेत्र में जो रहने वाले जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी छोटे मोटे किसान हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं इस मेले से इनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है। देखिए प्रमुख विकास योजनाएं क्या थी, याद देखिएगा। हमने आपसे ये कहा कि विकास योजनाओं के लिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पैसों का जो यहाँ पर घोषणा करी थी 64.47 64.47 करोड़ रुपए की यहाँ पर क्या की थी, योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ किया गया था। मैंने आपको ये बताया था कि 18 जो परियोजनाएं थी उनका यहाँ पर शिलान्यास किया है, उनका आवरण किया है, जिसमें से 13 का उद्घाटन उन्होंने पहलों से के लिए पहले ही कर दिया था। तो याद रखिएगा 29 करोड़ 65 करोड़ रुपए की नई क्या करती 5 परियोजनाओं के लिए क्या करा था, आपके 64.72 करोड़ यहाँ पर शामिल किया गया। आप यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 में जो जल जीवी की मेला हुआ जो लगा था उसमें कितनी नई परियोजनाओं को शामिल किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 5 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया था। 5 परियोजनाओं के लिए कितना धनराशि का आवंटन किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 34.72 करोड़ रुपए की यहाँ पर ये की टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो हो जाते हैं 5 और 13 और 5 18 ये हो जाते हैं। तो ये लेके चले कि आपके 18 योजनाएं थी। तो पहले 3 जो योजनाएं थी पूर्वोत्तर में उसका उद्घाटन हो गया था, उसमें आपके 29.65 करोड़ रुपए की ये लागत आई थी। और साथ ही अगर हम बात करें जब 5 जो नई योजनाएं उसमें क्रियान्वित की गई थी, जो उनको लगाया गया था, जिसको क्रियान्वित करके उसको जो धरातल पर उतारने की जो कोशिश की थी, जिसमें धनराशि आवंटन की गई थी राज्य सरकार द्वारा, तो ये आपको याद रखिएगा 34.72 करोड़ रुपये यहाँ पर शामिल किया। अगर हम टोटल धनराशि आवंटन की अगर बात करते हैं तो 64.47 करोड़ रुपये के यहाँ पर क्या है जो विकास कार्य की से संबंधित योजनाओं का यहाँ पर किया गया था, शिलान्यास किया गया था। अब देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर कहता है कि स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं राज्य सरकार एक चीज़ पे बहुत बेसिकली अगर ध्यान दे रही है। याद देखिएगा जितने भी हमारी पहाड़ों पे या फिर कहीं भी संस्कृति है, जो इनके जो स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे वो मोटे अनाज के तौर पे कहें या फिर जो जिस प्रकार से आपके अलग अलग जो उत्पादों को उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय उत्पादों के निर्माण में महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं, और साथ ही इससे क्या होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं राज्य के जो प्रयासों से कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। तो जो स्वयं सहायता समूह है, जैसे मंगल दर हो गया, तमाम चीज़ें हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, चाहे पापड़ का बिजनेस करें, अचार का बिजनेस करें, या फिर वो मशरूम का बिजनेस करें, या फिर स्थानीय स्तर पे जो मोटे अनाज उगाए जाते हैं, या इनका भी जो भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं को, ये जो स्वायत्त समूह है, इनको आगे लाने के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार कटिबद्ध है। और साथ ही अगर बात करें ग्रामीण जो क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ाने का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, इनको जोड़ा जा रहा है सरकार के साथ क्रियान्वित करके, इनको कहीं ना कहीं इनके जो उत्पाद हैं उनको कहीं ना कहीं जीआई टैग देकर। आपको ये पता होगा, मुझे कोई ये बताएगा कि उत्तराखंड के वर्तमान समय में कितने उत्पादों को जीआई टैग से के साथ जोड़ दिया गया है, बताइए, किसी को पता है? चलिए बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है तो? आ रही है आवाज़? जी सर, आ रही चलिए है। बोलिए फिर। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो जीआई टैग के साथ जो जोड़ा गया है वो 18 क्या थे उत्पादों को जीआई टैग के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया। तो याद रखिए, अब द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में जौलजीबी जो मेला था वो महत्वपूर्ण भूमिका ये निर्वाह करता है, कहता है। देखिए जितने भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ जिस प्रकार से हमारा संबंध जो मजबूत होता है, कहीं ना कहीं
अगर किसी के साथ अगर हमारे संबंध मजबूत होते हैं तो हमारी जो संस्कृति है, विरासत है, कहीं ना कहीं उससे उनका लगाव रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे आपसी संबंध क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो मुख्यमंत्री ने पड़ोसी देशों के जो बीच आपसी जो समझ को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक मेले का महत्व पर जोर दिया गया। जितना हम इन जो ऐतिहासिक मेले हैं, जिससे कि आपसी जो पड़ोसी राज्यों के साथ, अगर हम पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ अगर हम हमारा अगर व्यवहार सही तरीके से करना है, तो ऐसे जो ऐतिहासिक मार्मिक जो मेले हैं उनको कहीं ना कहीं हमें जोर शोर से उनको महत्व देना चाहिए। और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार, भारत और नेपाल के बीच, सॉरी, भारत और नेपाल के बीच जिस प्रकार से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं सेतु का काम करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉर्जेबी का मेला एक सेतु के रूप में जो कार्य करता है वो किन देशों के मध्य ये कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत और नेपाल के बीच कहीं ना कहीं सेतु एक पुल के रूप में ये कार्य करता है। तो सीमांत क्षेत्रों का विकास जो ध्यान देता है, तो कहीं ना कहीं जो सीमांत क्षेत्रीय जो जो लगे हुए जो क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे देश के साथ व्यापार करने से क्या होता है, इन जो इन क्षेत्रों या सीमांत क्षेत्रों का कहीं ना कहीं विकास होता है, कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत होती है। अगर आप देखोगे जितने भी, चाहे हम बात करें जो तिब्बत हो गया, नेपाल के जो तलहटी जो क्षेत्रों में जितने भी वो जो लोग रहते हैं, वो पिथौरागढ़ या कहीं जो धारचूला जैसे ये बाज़ारों में अपने शॉपिंग करने नहीं आते हैं। अगर मैं मान लीजिए नेपाल से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वो क्या करते हैं, नेपाल से क्या करते हैं, अपना सामान हमान या बेटी रोटी बेटी का वहाँ रिश्ता होता है। जैसे आप सभी को ये भी पता होगा कि एक अभी उत्तराखंड में एक शादी बहुत चर्चा में रही थी, क्योंकि अब जो कुमाऊं की जो उत्तराखंड की जो लड़कियां बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भाव खा रही हैं, तो इनके भाव को कम करने के लिए कि हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, देहरादून में घर चाहिए, हल्द्वानी में ज़मीन चाहिए, तो ये जो ये ट्रेंड उत्तराखंड में चला था, तो उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का एक कार्य आपके जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पौड़ी गढ़वाल में जो किया गया था, तो ये जो नेपाल के साथ क्या है रिश्ता करके और नेपाल से वो लड़की लाए गए, तो धूमधाम के साथ वो बनाए गए। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच बहुत ही शानदार ये कोऑर्डिनेशन बनेगा, और साथ ही दोनों देश क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अगर संवाद स्थापित करेंगे संस्कृति के क्षेत्र में कहें या फिर व्यापार के क्षेत्र में कहें, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। देश अगर कहें एक तो नेपाल को होगा, साथ ही उत्तराखंड राज्य जैसे जो उसके पड़ोसी दे जो लगा हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जीवंत ग्रामीण कार्यक्रम की बात करें तो धामी जी ने जीवंत ग्रामीण कार्यक्रम जैसी योजनाओं के लिए जो माध्यम सीमांत क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए जो प्रतिस्पर्धा को रेखांकित किया, जिसका जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं जो सीमांत क्षेत्र में या कहीं इन क्षेत्रों में जो रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आजीविका में कहीं ना कहीं सुधार करना। देखे और याद रखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कहता है कि पर्यटन और संपर्क है। अब ये क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको याद होगा कि कैलाश यात्रा का उन्होंने क्या किया था, आपने दौरा किया था और आदि कैलाश भी हो गए थे, वहाँ पर पूजा पाठ की करी थी। जो ये करने का मेन उद्देश्य क्या था, अगर प्रधानमंत्री जी मोदी अगर ऐसे पर्यटन स्थलों पर जाते हैं या वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो प्रधानमंत्री मोदी है कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरे के तौर पे उभर के समाज है, कहीं ना कहीं लोग देश दुनिया में उन्हें जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, आगमन करना वो शुरू कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसमें आदि कैलाश की यात्रा के बाद इस क्षेत्रों की में क्या होते हैं, पर्यटन की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। क्योंकि आपने देखा है कि हमारे देश की जो जनता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर क्या, जब इन्होंने आदि कैलाश का यहाँ पर दौरा किया था, तो उसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्रों में क्या हुई थी, जो पर्यटन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ावा है, जिससे कि स्थानीय व्यवसाय को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला और 10,000 से अधिक लोगों ने इस स्थल का दौरा किया, और जो पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी अधिक है। पहले क्या होता था, कुछ ही 100-200 या फिर कहीं 1000 के पास क्या होता थे, यहाँ पर इस आदि कैलाश की यात्रा पे लोग जाते थे, क्योंकि लिपु लेक दर्रा ये तमाम चीज़ें होते हुए ये जाते हैं। तो इस क्षेत्र में अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर, आपको याद होगा कि वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना ये तमाम चीज़ें करी, ध्यान लगाया, तो कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्हें बढ़ चढ़ा के दिखाए, तो वो क्षेत्र में लोगों का कहीं ना कहीं रुझान बढ़ा। तो इस क्षेत्र में अगर हम देखें इस साल जो अभी हम बात करें नवंबर के माह तक की अगर हम बात करें, तो 10,000 से अधिक श्रद्धालु ने क्या करें, इस स्थल का दौरा किया। तो टिकाऊ कृषि
योजना पर कार्य कर रही है सरकार। राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से पारंपरिक जो कृषि तकनीकों को समर्थन देने के लिए साथ साथ जैसे मडुआ हो गया और झुंगर जैसे धान जो मदिरा हम जिसे कहते हैं वो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बाजरा मिशन को मंजूरी दी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाजरा मिशन को मंजूरी कहाँ से दी गई थी, किस क्षेत्र से दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए ये बाजरा जो मिशन को जो मंजूरी दी गई थी वो पिथौरागढ़ के जो जौलजीबी जो मेला लगा था तो यहाँ पर टिकाऊ कृषि के लिए इन्होंने क्या किया था, जैसे मडवा हो गया आपके झुंगर हुआ, तो इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, ये बाजरा मिशन को यहाँ पर क्या किया था, लॉन्च किया गया था, इसको मंजूरी दे दी गई। तो और भविष्य के बुनियादी ढांचों में जो विकासशील जो योजना है तो इसको याद रखना। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं जो मुझे लगता है कि पूछे जाएंगे कि बुनियादी ढांचे का विस्तार किस प्रकार से है। अब हम कहते हैं जो हमारा जो वास्तविक जो बुनियादी ढांचा है उसमें किस प्रकार से ग्रोथ की जाए या किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर ये देखिएगा आप लोग, ये कहता है कि सीमांत क्षेत्रों में आधुनिक सड़कों और सुरंगों का और पुलों का कहीं ना कहीं निर्माण करने पर ध्यान दिया जाए। आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चार धाम यात्रा है या कहीं जगह जगहों पर हाईवे कनेक्ट किए जा रहे हैं, जो ये आपका टनकपुर हो गया, आपके अन्य पिथौरागढ़ का ये मार्गों को क्या किया जाता है, 4 लेन ये किया जाता है। तो इसका मेन क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जो सेना है, कहीं ना कहीं सेना के लिए भी वो जो आर्मर जो चीज़ें ले जाए जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं उन स्थान पर ये जो सीमांत जो हमारे जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर इनको पहुँचाने में कहीं ना कहीं सुविधा हो, कहीं ना कहीं ज़्यादा, क्योंकि हवाई जो यात्रा है उससे नहीं पहुँचाया जा सकता है, तो इस वजह से जो जो राजमार्ग हैं उसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सीमांत क्षेत्रों में जिस प्रकार से आधुनिक सड़कों का निर्माण हो रहा है, आपने देखा होगा कि चीन के सीमांत क्षेत्रों में यहाँ पर सुरंग यहाँ पर पहुंचा दी गई, सड़क यहाँ पर पहुंचा दी। हमारे बीआरओ की जो टीम है, बीआरओ ने भी क्या करा, आपके लिपुलेख जैसे ये आप कहें जो आदि कैलाश या कहें ये क्षेत्रों को जाने के लिए भी क्या किया, यहाँ पर बहुत शानदार सड़कों का निर्माण कर दिया गया आर्मी के डीआरडीओ के द्वारा। सुरंगों और पुलों का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है, इसको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ही कर रही है। और साथ ही किसानों को बाजरा और तकनीक जो बाजराओं का क्या करे और साथ ही अधिक प्रभावशाली ढंग से पहुँचाने में मदद कर रही है। आप याद रखिएगा कि मदद करने के लिए यहाँ पर 18,000 जो क्लस्टर आधारित पॉली हाउसों का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए कि ये कहता है कि जो सीमांतवर्ती जो क्षेत्र है उसमें कितने हजार जो क्लस्टर आधारित जो पॉली हाउसों का निर्माण करने का जो लक्ष्य रखा गया था, जो इसमें जो कार्य किया जा रहा है, तो 18,000 जो क्लस्टर आधारित किया हो गया पॉली हाउस का यहाँ पर निर्माण किया था। तो याद रखिएगा इसको भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब कहता है कि नई परियोजनाओं की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से घोषणाएं की जाती हैं मुख्यमंत्री द्वारा, तो वो घोषणाएं इसलिए की जाती हैं कि उस क्षेत्र में जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है तो उसी पर घोषणाएं होती हैं। तो यहाँ पर घोषणाओं और बुनियादी ढांचों की और सुरक्षा और सुधार के लिए मोटर मार्गों और स्वास्थ्य केंद्र और जैसे स्टेडियम, चेक डैम आदि का यहाँ पर निर्माण सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी ने तो यहाँ पर जो चाहे सड़क सुरक्षा से संबंधित हो या फिर मोटर सड़कों के की बात करें या फिर स्वास्थ्य केंद्रों को यहाँ पर स्थापित करने और छोटे छोटे स्टेडियम, और साथ ही आपको हम बताएं जो चेक डैम होते हैं, जो बड़े बड़े डैम छोटे छोटे चेकों के तौर पे जो छोटे छोटे बांधों के रूप में इसको शामिल किया गया। अब इसका जो अगर हम जो समाचार का सारांश अगर हम देखें बेसिकली है ये हमारे चर्चा में हमने इस पर चर्चा क्यों करी। देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पिथौरागढ़ में जो जौलजीबी का जो मेला लगता है 2024 का इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक चीज़ें धरोहर को महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तौर पर इसको उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जो रहे पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कितनी विकास योजनाओं को क्रियान्वित ओवरऑल जो हमने ऊपर पढ़ा, अब उसका छोटा सार मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि विकास योजनाएं की हैं 64.47 करोड़ की यहाँ पर लागत से 18 योजनाएं शुरू की थी, जिसमें से 13 योजनाएं पूर्व में जो लॉन्च की गई थी 29.65 करोड़ थी, 5 योजनाएं इसमें नई जोड़ी गई थी जो तो आपकी 34.72 करोड़ रुपये की थी, और टोटल जो कॉस्ट बनती है वो 64.47 की थी। बाजरा मिशन यहीं से लॉन्च हुआ था। राज्य सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मडुआ और झुंगर जैसे चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए बाजरा मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। पर्यटन में वृद्धि करने के लिए जो आदि कैलाश में जो पिछले वर्ष की अपेक्षा यहाँ पर 10,000 से अधिक पर्यटन यहाँ पर आए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पिछले दशक में पिछले कुछ वर्ष अगर ये पूछा जाएगा पिछले वित्तीय वर्ष अगर हम बात करें तो वहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में आदि कैलाश में जो पर्यटकों की संख्या में कितनी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी बढ़ोतरी हुई। तो आपको यहाँ पर 10,000 दिया जाएगा, 20,000 दिया जाएगा, 3,000 दिया जाएगा, 4,000 दिया। तो आपको ये याद रखिएगा कि 10,000 संख्या से अधिक यहाँ पर पर्यटक आए। ठीक है, अब बुनियादी ढांचे की जब हमने कहा कि सीमांत
क्षेत्रों में जिस प्रकार से हमने सड़कों का चीज़ें बताई और साथ ही पुलों हो गया, पॉली हाउस, ये चेक डैमों का निर्माण किया जाता है। और जीवंत ग्राम कार्यक्रम ये क्या है? ये प्रधानमंत्री की पहल पर ही उत्तराखंड सरकार ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम योजना को क्या किया था, सीमांत क्षेत्रों के इन पर विकास पर ध्यान देने के लिए किया गया। जो देखिएगा, जो जीवंत ग्राम कार्यक्रम है ये सीमांत क्षेत्र में या जो जिले हैं वहाँ पर इनको लॉन्च किया गया था, तो इनके लिए इस कार्यक्रम को लिया गया था। इसको ध्यान में रखकर इनको किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ये तीन चीज़ें रखिएगा, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि सीमांत क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, तो क्योंकि इसलिए दिया जा रहा है कि सीमांत जो क्षेत्र है उनको बुनियादी ढांचे में और विकास के आर्थिक तौर पर उनको भी मजबूती के साथ उनको जोड़ना है। और अन्य परियोजनाएं क्या सी, जैसे मैंने हमने कहा कि इस क्षेत्र में मोटर मार्ग और स्वास्थ्य और एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे चेक डैम बनाने की भी यहाँ पर घोषणाएं की गई थी। राजधानी हमने जो, अगर कोई भी जो देख रहा है, नया बच्चा देहरादून है। और राज्य योजना जो बाजरा है, राज्य योजना बाजरा राज्य सरकार द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हमारी जो पारंपरिक जो खेती है, जो हमारी पारंपरिक जो खेती कौन सी होगी, धान, मडुआ, गेहूँ, ये वो तमाम चीज़ें। हम मोटे अनाज की बात करें, झंवर हो गया, गेहूँ वो तिल हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या थी, इनको बढ़ावा देने के लिए बाजरा मिशन योजना को स्थानीय उत्पाद में बढ़ावा देने के लिए किया गया। और देखिए यहाँ पर सीमा क्षेत्र विकास पर ध्यान दिया गया। बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करना था। देखिए हमने कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, चाहे गोपेश्वर से कर्णप्रयाग हो, चार धाम हो, चाहे फिर जितने भी हमारे बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं उनको 4 लाइन से या कहें विकास की वो रफ्तार से उनको जोड़ना है, या कहें प्रत्येक चारों तरफ कनेक्टिविटी, चाहे वो हवाई कनेक्टिविटी हो या फिर आपके राजमार्ग कनेक्टिविटी हो, तो सभी तरफ से इनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि भविष्य में अगर चीन के साथ अगर युद्ध होता है तो हमारे जितने भी आर्मर हैं, जितने भी जो चीज़ें हथियार वथियार हैं, जो वो सड़क मार्ग के माध्यम से तत्काल वो चीज़ें वहाँ पर हमारे जो सीमांत जो चेक पोस्ट है वहाँ तक पहुँच पाए। तो ये मेन उद्देश्य जो ये कनेक्टिविटी का है, जो हमारी जो सीमाओं को और ज़्यादा मजबूत बनाने का मेन उद्देश्य है। अगर आपने देखा होगा तो जो जितने भी सीमांत वाले जो क्षेत्र हैं, जो भी राज्य हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उन राज्यों का दौरा करते हैं, चाहे आपके रक्षा मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों। तो इन क्षेत्रों का दौरा इसलिए किया जाता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। अगर आप जैसे देख पा रहे होगे, अभी हमारे साथ ये राहुल जी जुड़े हैं। राहुल जी, आप ये बताइए, मैं जम्मू JNK में भी बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित, या ऐसी बटालियनों को वहाँ पर फोर्सों को तैयार रखा जाता होगा जिससे कि कोई भी परिंदा पर ना मार पाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, है ना? क्यों? मेरी आवाज़ आ रही सर? हेलो? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही प्रिया जी, आपको आ रही है? है। जी तो सर। इतना समझ गए? जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर। ये अगर मैं बात करूँ, ये कल ये परसों की न्यूज़ है। यह सराय काले खा चौक का नाम बदल दिया गया है। याद रखिएगा, सराय काले खा चौक का नाम बदल कर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये बनेगा, ये वर्तमान समय का कल परसों का ही मैं कहूँ या कल का है, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है। ये बहुत ज़्यादा मार्मिक प्रश्न है। तो सराय काले खां के चौक का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? तो आपको याद होना चाहिए, ये भगवान बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा चौक ही रख दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भगवान बिरसा मुंडा चौक का नाम पूर्व में क्या था? तो पूर्व में क्या नाम था? क्या नाम था, बताइए? सराय हाँ, तो काले ये खां चौक का चौक। नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बोलिए। हाँ, बिरसा मुंडा। भगवान ये बिरसा मुंडा, ये जो चौक रख बिरसा दिया। मुंडा चौक। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह थे, इन्होंने आदिवासी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इनकी मूर्ति ये है। तो ये जो क्या है, आपके केंद्रीय गृह मंत्री ने जो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, इनकी 125 150वीं जयंती सम्मान समारोह में किया गया था। जो
सराय काले खां चौक था, इसका नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा का चौक ये नाम रख दिया गया। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बनेगा, मुझे जहाँ तक लगता है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मार्मिक है। तो सराय खां स- सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक ये रख दिया गया। दिल्ली सरकार और साथ ही केंद्र सरकार के बीच विवाद छिड़ गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब ये चौक का नाम रख दिया गया तो दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच इसमें विवाद छिड़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जो 25वीं 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करा और नाम बदलने की यहाँ पर घोषणा कर दी गई। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भगवान बिरसा मुंडा हैं, तो इनकी 2024 में नवंबर 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई थी? 2024 में आपको पता होना चाहिए, 150वीं जयंती पर इनके क्या किया था। तो जो सराय काले खा चौक है, इसका नाम बदलकर इनके नाम पर यह रख दिया गया, बिरसा मुंडा चौक के नाम पे इसका रख दिया गया। और इनकी जो मूर्ति थी और इनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था, और इनकी मूर्ति का अनावरण करने के बाद जो आप ये मूर्ति देख पा रहे होगे, तो इनके नाम पर ये चौक को रख दिया गया, इस चौक का नाम रख दिया गया। हालांकि जो दिल्ली सरकार है, इसने इस कदम की वैधता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राज्य नामांकन प्राधिकरण की कमी है और स्थानीय नामों के बदलने के लिए उचित प्रतिक्रिया का अभाव है। तो बेसिकली ये दिल्ली सरकार का ये मानना है कि जो ये केंद्र सरकार ने जो ये नाम बदला, तो कहीं ना कहीं जो नामांकन जो प्राधिकरण जो विभाग होता है, उसकी कमी है कि इन नामों को बदलने के लिए उचित जो प्रतिक्रिया का अभाव है, ये नाम बदलने की घोषणा ये कर दी गई है। तो इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, ये कहते हैं कि जो भगवान बिरसा मुंडा हैं, इनकी जो 150वीं जयंती पर जब केंद्रीय जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने सराय काले खां चौक का नाम बदलने की घोषणा करी। देखिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये चौक है, इस चौक का नाम बदलने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? बताइए, हेलो, बताइए बेटा, सर बताइए। सर मनोहर ये मनोहर ये लाल पहले क्या खट्टर। थे, बता सकते हैं मेरे? मनोहर लाल खट्टर पहले क्या थे? जी केंद्रीय मंत्री थे वो शायद। अभी अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं, पहले क्या थे? कहाँ के? मुख्यमंत्री। ये सर बिल्कुल मुख्यमंत्री सही थे है। शायद। हाँ, खट्टर। ये हरियाणा हरियाणा। के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाद इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, उसके बाद ये केंद्र में मंत्री बने हैं। तो मनोहर लाल खट्टर ने क्या करा था, ये सराय काले खां चौक का नाम बदलने की घोषणा इनके द्वारा करी गई थी, और जो कि पूर्व मध्य और उत्तरी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु ये माना जाता है। इसका निर्णय का उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता बिरसा मुंडा को सम्मानित करता। बेसिकली जो इस चौक का निर्माण ये किया गया, इस चौक का नाम जो बदला गया था, कहीं ना कहीं जो आदिवासी जो स्वतंत्रता संग्राम जो थे बिरसा मुंडा, तो कहीं ना कहीं उनको सम्मानित करने के लिए ये तमाम चीज़ें की गई है। आपको पता होगा कि अभी झारखंड में झारखंड में अभी जी क्या है, सर। ये विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को खुश करने के चक्कर में इस मार्ग का नाम बदला गया, क्योंकि ये नाम बदलने से कहीं ना कहीं इनके जो भगवान के रूप में जो पूजा जाते हैं बिरसा मुंडा, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक के चक्कर में ही ये तमाम चीज़ें की गई हैं। तो ओवरऑल आप ये देखिएगा कि ये जो चौक का नाम बदल गया है, तो पहले इस चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा नामक जो चौक का पूर्व में क्या नाम था, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सराय काले खां चौक था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा सराय काले खां चौक का नाम क्या बदल दिया गया है, तो यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा रख दिया गया। सराय। तो ये चौक का जो नाम बदल गया था, ये किसकी जयंती पे किया गया था, कौन सी इसमें जयंती थी? तो आपको पता होना चाहिए 150वीं जयंती थी भगवान बिरसा मुंडा की। तो उस समय जो जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा करी और इसको बदलने का निर्णय किया। देखिए, इस निर्णय के उद्देश्य जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मानित करना था, याद रखिएगा। और RSBT, ये देखिए RSBT, ये यहाँ पर देख पा रहे हो, इस यहाँ पर जिसका माइक थोड़ा बंद कर दिए। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ पर ISBT है, ये यहाँ पर बस स्टैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये कहता है कि बस स्टैंड पर आने वाले आगंतुकों को प्रेरित करने के लिए उनकी विरासत को बढ़ावा देना था, और इसी जगह पर इस चौक
को ये बनाया गया तो लोग इनको देखेंगे, कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेंगे, तो ऐसा मानना है। तो नामांकन प्राधिकरण पर विवाद, जो आपकी जो सरकार है उनके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नाम बदलने की प्रतिक्रिया को यहाँ पर कहा कि चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये गलत है और दिल्ली में जिस प्रकार से सक्रिय सड़क नामांकन प्राधिकरण का अभाव हो रहा है और ऐसे बदलाव में महत्वपूर्ण ये है। और साथ ही दिल्ली सरकार ने बताया कि जो सराय काले खास चौक को सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है और इस तरह के नाम बदलने की वैधता पर सवाल उठाए हैं। जो ये पूर्व में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सराय काले खान जो चौक है तो ये क्या सरकारी रिकॉर्ड में इसका नामांकन दर्ज है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सरकारी दस्तावेज में इस चौक को कहीं ना कहीं नाम इसका दर्ज नहीं है। तो याद रखिएगा, इसलिए इस चौक का नाम आसानी से बदल दिया गया। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ये तमाम चीज़ें बदल दी गई हैं और केंद्र सरकार ने इसका रुख किया। हालांकि केंद्र सरकार के सूत्रों ने नाम बदलने का बचाव करते हुए कहा कि आधिकारिक रिकॉर्ड में चौराहे का कोई औचित्य नहीं था, औपचारिक नाम नहीं था। कहने का मतलब है कि रिकॉर्ड में कोई दर्ज नहीं था और औपचारिक नाम नहीं था। यह पर्यटन राजधानी आदिवासी पर्यटन जो पहचान का प्रतिनिधित्व करती है और व्यापक प्रयास है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये कह दिया है कि जो राजनीति कहीं ना कहीं इसमें कर दी गई है। अब ये लेके चलिए कि इस क्षेत्र में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में कहते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र था, जो ये चौक था, इस चौक का औपचारिक कोई भी नाम नहीं था, तो इसलिए इस चौक का नाम बदल दिया गया है, भगवान बिरसा मुंडा ये रख दिया गया। और साथ ही जो ये नाम बदल दिया गया है, कहीं ना कहीं जो आदिवासियों की जो पहचान है, जो उनका प्रतिनिधित्व करने का कहीं ना कहीं व्यापक ये प्रयास किया गया है। और नाम बदलने से आदिवासी स्वतंत्रता जो आंदोलन के जो बिरसा मुंडा है उनकी भूमिका और साथ ही उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में ये तमाम चीज़ें की गई है। तो याद रखिएगा, ये तमाम चीज़ें इसको ध्यान में रखें। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, बिरसा मुंडा की जो विरासत है, जो बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, धरती आबा, धरती के पिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शख्स है, वह कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिसे पृथ्वी के पिता के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पर नाम दिया जाएगा, बिरसा मुंडा दिया जाएगा, तो आपको बताना बिरसा मुंडा। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए बिरसा मुंडा ये नाम है, तो ये याद रखिएगा। इन्होंने ब्रिटिश औपचारिक जो ताकतों के खिलाफ क्या करा था, विरोध प्रदर्शन किया था और उन्होंने छोटा नागपुर जैसे क्षेत्रों में आदिवासी अधिकारों की जो भूमि स्वामित्व के लिए लड़ाई दी। जो ब्रिटिश हुकूमत के समय में जिस प्रकार से उन्होंने छोटा नागपुर के अंतर्गत जो आदिवासियों के हक, अधिकार, भूमि, जंगल, ये तमाम चीज़ों की इन्होंने क्या करा था, एक मार्मिक इनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई और इनके प्रयासों से ही, जैसे हमने कहा कि बिहार और झारखंड में एक बड़े आदिवासी आंदोलन को कहीं ना कहीं इन्होंने प्रेरणा दी। अब आप ये देखिएगा कि ये जो बिरसा मुंडा की 150वीं जो जयंती थी, जो आपके 2 दिन पूर्व में इस को मनाया गया था, तो आपको पता है दूसरी तरफ झारखंड और बिहार में ये क्या चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव चल रहे हैं झारखंड में। तो आप ये देखिएगा कहीं ना कहीं आदिवासियों को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा या कहीं जो बीजेपी द्वारा कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को साधने के लिए भगवान उनके जो बिरसा मुंडा है, कहीं ना कहीं उनके चौक का नाम ही करा, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट पाने के चक्कर में ये किया गया। इससे पहले नहीं किया गया क्योंकि ये झारखंड और आदिवासी के क्या थे, बहुत बड़े ये क्या थे, एक आंदोलनकारी थे। कहीं ना कहीं इनको भगवान की तरफ पूजा जाता और इनकी जो जयंती थी 15 नवंबर, याद रखिएगा 15 नवंबर की बात कर रहा हूँ, 15 नवंबर 2021 में इनकी जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी इसको घोषित किया गया था। जो 15 नवंबर, आज कितनी तारीख है, 16 है ना, कल कितनी थी, 15, जो कल के दिन ये चीज़ हुई थी। मैं क्योंकि करंट अफेयर एकदम लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने आज जब मैं कुछ करंट अफेयर पढ़ रहा था तो मैंने ये नोट्स बना लिए थे, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो 15 नवंबर को क्वेश्चन पूछा जाएगा बिरसा मुंडा की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए 15 नवंबर को ये मनाई जाती है। और ये 15 नवंबर को किस रूप में जाना जाता है,
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो आपको बताना चाहिए जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजाति गौरव दिवस की तिथि को घोषित किया गया है, तो 15 नवंबर, 20 नवंबर, 25 नवंबर या 10 नवंबर, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 नवंबर को ही जनजाति गौरव दिवस के रूप में से घोषित किया, जिसमें भारत के जो आदिवासी समुदाय के लिए कहीं ना कहीं उनके योगदान और उनकी मान्यता यहाँ पर दी गई। तो ये बहुत ज़्यादा मार्मिक प्रश्न है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें बहुत ढेर सारे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें समझे होंगे कि बिरसा मुंडा कौन है। आज तक आपने सिर्फ नाम सुना होगा, इधर उधर समझा होगा, क्योंकि आदिवासियों के क्या है, कहीं ना कहीं गॉड ऑफ फादर के रूप में माने जाते हैं, पृथ्वी के पिता के रूप में माने जाते हैं, धरती आबा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं कि जो बिरसा मुंडा जो चौक जो रख दिया गया है, तो इस चौक का पूर्व में क्या नाम था, बता सकते हैं? जी, सराय काले खां चौक। चलिए, अब यहाँ पर इनके कुछ हमने कुछ ये चर्चा संबंधी में देखिए, सराय काले खां चौक का नाम बदल दिया गया है। सराय काले चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जो जयंती थी, उसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा करी। इसमें कौन कौन से सम्मिलित हुए थे? अमित शाह सम्मिलित हुए, मनोहर लाल खट्टर सम्मिलित हुए। और मनोहर लाल खट्टर वर्तमान समय में कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? तो क्या आपको बता दें, केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय इनके पास है। और वी के सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, और हर्ष मल्होत्रा जो राज्य मंत्री हैं दिल्ली के, वो शामिल हुए थे। और प्रतिमा का अनावरण किया, काले खां चौक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और प्रमुख तिथियां देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर को जयंती होती है, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। जो जनजाति गौरव दिवस किस समय से इसको मनाने का ये घोषणा करी गई थी, आपको याद होना है, 2021 से इस जनजाति गौरव दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये थी कि जो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिस प्रकार से शासन में जो चीज़ें चल रही थी, उनका विरोध जिस प्रकार से किया जाता है, आदिवासियों के हक अधिकार और उनके जंगल और जमीन की जाय, ये तमाम चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम नायक के रूप में ये उभर के समक्ष आए उनकी। और देखिए, जनजाति पहचान प्रतिनिधित्व की बात करें, नाम बदलने का उद्देश्य ये दिल्ली और आदिवासी पहचान को बढ़ावा देना, और जो कि भारत के आदिवासी इतिहास को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने का, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण करने का कार्य करती है। और अगर यहाँ पर देखिए, अन्य प्रासंगिक जानकारी क्या है, काले खां चौक को सरकारी रिकॉर्ड में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है, याद रखिएगा। काले खां चौक को क्या की गई, सरकारी जो रिकॉर्ड है उसमें मान्यता नहीं। अगर इस चौक को मान्यता नहीं दी गई है, क्या भगवान बिरसा मुंडा जो चौक रख दिया, क्या इसको भी सरकारी मान्यता प्राप्त होगी, हुई है या नहीं हुई है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सर, जो पहले का नाम था ना, तो उसको नहीं है मान्यता तो अब प्राप्त। ये चौक का नाम बदल दिया गया, तो भगवान बिरसा मुंडा रख दिया क्या, तो अब ये चौक को मान्यता मिल गई है क्या? तो ये सोचिए ना, जब सराय काले खां नहीं दी जब गई जब है। सराय काले खां चौक को सरकारी रिकॉर्ड में जब इसका मान्यता नहीं है, वो चौक तो वही है, नाम बदलने से क्या होगा? क्या उस नाम बदलने से क्या हो, उस चौक को सरकारी रिकॉर्ड में उसको मान्यता दे दी गई? नहीं दी गई है। तो अब जब दिल्ली सरकार को जो नाम प्राधिकरण जो है, जब उसमें वो उसको चीज़ें करेंगी, तमाम चीज़ें, तब जाके बदलेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें, तो जो भगवान बिरसा मुंडा चौक है, इसको भी कहीं ना कहीं औपचारिक तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में इसको मान्यता अभी भी नहीं प्राप्त नहीं है। ठीक है, संवैधानिक और राजनीतिक संरचना की बात करें, दिल्ली सरकार का नामांकन जो प्राधिकरण निष्क्रिय है, जिससे नाम बदलने के की प्रतिक्रिया पर सवाल उठा रहा है, और दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कैपिटल इसे कहा गया। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि दिल्ली सरकार क्या जो नामांकन प्राधिकरण क्या है, ये क्या कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, निष्क्रिय पड़ चुका है। तो इससे नाम बदलने की जो प्रतिक्रिया में ये कह रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं, तो दिल्ली के जो सीएम है अभी कौन है, आतिशी हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि दिल्ली कैपिटल के रूप में ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, बताइए, बोलिए ना। जी सर। जी सर। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण मार्मिक प्रश्न है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि समसामयिक की घटनाक्रम है। तो कौन सा भारतीय राज्य भारत का रत्न के रूप में जाना जाता है? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। इसको अगर आपने
पढ़ लिया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप क्या होगे, तो ये जो बहुत ज़्यादा मानवीय प्रश्न होते हैं तो ये आपके लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए, कौन सा भारतीय राज्य भारत का जो रत्न के रूप में जाना जाता है, तो भारत का जो पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है मणिपुर, क्या है ये, भारत का रत्न के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया, इसे भारत का रत्न कहा जाता है। देखिए, ये यहाँ पर ये देख पा रहा है मणिपुर है, क्या है, ये आपका भारत का रत्न है। देखिए, ये यह जो यह नाम की इसकी जो प्रकृति सुंदरता, अद्वितीय भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे भारत का रत्न क्यों कहा गया है, बताइए। अभी हमने चर्चा करी कि इसे भारत का रत्न क्यों कहा गया है। जी सर, इसकी हैं? देखिए, सर इसकी हाँ प्राकृतिक हाँ, सुंदरता और अद्वितीय भौगोलिक और इसमें जो सांस्कृतिक विरासत के कारण इसको ये नाम दिया गया है। तो समझ गए ना इसको क्यों कहा गया। अब ये मत सोचना कि रत्न होंगे, रत्नों के नाम से दिया गया तो इसकी इस वजह से इसको दिया गया। आप जानते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों इस उपाधि से क्या जानते हैं इसको, ठीक है। ये कहता है कि भारतीय राज्यों को अक्सर उसकी अनूठी जो विशेषता और संस्कृति के योगदान के लिए पहचाना जाता है। प्रत्येक राज्य किसी न किसी खास चीज़ के लिए जाना जाता है। जैसे हमारा उत्तराखंड किस चीज़ के लिए जाना जाता है, बताइए। हैं? में सर देवभूमि के नाम से जाना जाता है प्राकृतिक बिल्कुल सौंदर्य सही। के जो लिए। जो सर्वप्रथम जो जाना जाता है, ये देवों की भूमि, देवभूमि के रूप में हम इसको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देवभूमि, स्वर्ग भूमि, ये और ये जो जिस प्रकार से हिमालय दर्शन जो हमें देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं अपनी अनूठी जो परंपरा, जो विशेषता है, नवसांगिक सौंदर्य को लिए जो उत्तराखंड जो समेटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए अपने आप में जाना। प्रत्येक राज्य, मैंने कहा, किसी न किसी खास चीज़ के लिए जाना जाता है। जैसे कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता हो, संस्कृति हो, समृद्ध हो, ऐतिहासिक महत्व हो, उसका उद्योग हो, चाहे वो हरे भरे परिदृश्य हो, प्राचीन परंपराएं हो, जीवंत त्यौहार हो, या फिर आर्थिक ताकत हो। हर राज्य भारत के विविध ताने बाने से एक अनूठी क्या है, पहचान जोड़ता है। तो बेसिकली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्या वो सही है, गलत है? जी सर, सही है। तो याद रखिएगा। तो ये इस चीज़ के लिए हर राज्य जाना, किसी भी से भी पूछेगा कि किसी राज्य को किस लिए जाना जाता है विशेष तौर पे, ये तो ये अपनी विशेष परंपरा या अनूठी ताकत है। जैसे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, विरासत है, खान पान है, मेले हैं, तीज त्योहार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसी सौहार्द का भाव है, ठीक है। देवों के रूप में जिस प्रकार से हम जानते हैं, हमारे यहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी, काली गंगा, ये सब नदियों की त्रिवेणी के रूप में भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी विरासत और ये तमाम चीज़ों को समेटे हुए उत्तराखंड है। जैसे हमने कहा, फूलों की घाटी, ये तमाम चीज़ें, वन्य क्षेत्रों के लिए भी ये जाना जाता है। तो इस अगर मैं बेसिकली बात करूं, तो भारतीय राज्यों को जानने के लिए भारतीय रत्न इसे कहा जाता है। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी देखिए, भारत में अगर हम वर्तमान में देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से बना हुआ है। और राज्यों की अपनी सरकारें और उनके निर्णय लेने के लिए क्या स्वतंत्र है, जबकि क्या है, केंद्र शासित जो प्रदेश है वो केंद्र पर निर्भर है। जो केंद्र की जो सत्ता है, जो केंद्र में जो शासन करता है, उस पर ये निर्भर होती हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य क्या है, अपनी अनूठी परंपरा और संस्कृति और विरासत से लिए हुए जुड़ी हुई थी। अब अगर हम भारत के पूर्वोत्तर भाग की अगर बात करें, तो एक सुंदर राज्य जो मणिपुर अक्सर क्या होता है, भारत के रत्न कहा जाता है। तो भारत के रत्न के रूप में जिसे कहा जाता है, जैसे कि उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में कहा जाता है, भारत के रत्न के रूप में मणिपुर को कहा जाए। इसकी जो नाम है मैंने आपको बता दिया क्यों इसको रखा जाता है। देखिए, मणिपुर को भारत का आभूषण क्यों कहा जाता है। अब प्रश्न, ये क्वेश्चन ये उठा है, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि क्यों कहा जाता है। तो मणिपुर को भारत का गहना या रत्न के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 9 खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ एक अंडाकार आकार की केंद्रीय घाटी के चारों ओर प्राकृतिक हार ये बनाती है। देखिए,
याद रखिएगा कि जो मणिपुर है, मणिपुर में क्या है, 9 खूबसूरत पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं बीच में ये अंडाकार है और एक ये केंद्रीय घाटी है, बीच में ये घाटी बनती हुई जाती होगी, जो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहा है कि यार ये प्रकृति का हार ये पहना हुआ है। किसी महिला ने अपने गले में हार धारण किया रहता है, तो उसी प्रकार से ये भी हरी हरियाली, प्रकृति की हरियाली से ये हार जैसे बनता है, जिससे कि हमें ये लगता है कि ये बेशकीमती रत्न जैसा दिखाई देता है। और राज्य अपनी जो समृद्ध संस्कृति और जीवंत नित्य रूप, या जो सुंदर परिदृश्य हैं, या इनके लोक तल झीलें, ये अनेक आकर्षण का ये क्या है, केंद्र है, इसलिए प्रसिद्ध है और इसे शानदार गंतव्य बनाने में कहीं ना कहीं कार्य करती है। आपको ये पता है कि जिस प्रकार से मणिपुर की जिस प्रकार समृद्ध संस्कृति और परंपराएं रही हैं, मणिपुर अपनी विविधता के लिए और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। और कई राज्यों की जो परंपरा, जैसे तीज त्योहार, इसके लोग कलाएं होगी, या इसकी प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्य हो गया, और नृत्य के रूपों की अगर हम बात करें, स्थानीय कला की बात करें, संगीत की बात करें, परंपरा, पोशाक है, तो अलग अलग राज्य की क्या है, जैसे हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो अलग यहाँ पर भी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें हमें सौहार्द कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखिएगा कि क्यों इसे कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताइए। जी आ रहा है सर। सर, आ रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर भी देखिएगा, ये कहता है कि मणिपुर के मनोरम दृश्य का जो आपके मन को मोह लेते हैं, उसको ही मनोरम दृश्य कहा जाता है। मणिपुर की जो प्राकृतिक जो सुंदरता बेमिसाल है, इस तरीके की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, तो वो अन्य राज्य में नहीं है, तो ये बहुत बेमिसाल है। हरी भरी पहाड़ियाँ, झीलें और जंगल से लेकर ये मनोहर बगीचे और साथ ही मणिपुर के नज़ारे हर किसी को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षण करती है। जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी शादीशुदा जो जोड़ा होते हैं, वो अपने हनीमून के लिए कहेंगे मणिपुर चलते हैं। यहाँ पर कि यहाँ की जो संस्कृति है, विविधता है, यहाँ के जो लोगों का स्वागत करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के मार्फत यहाँ अन्य बेहतर है। तो इस सबसे लोकप्रिय स्थलों की अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोग तलक झील है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ी मीठे की पानी की झील ये मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मणिपुर की वह सबसे मीठी झील कौन सी है, उसका क्या नाम है? लोकतक, यह है लोकतक झील है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी ये झील के रूप में माना जाता है। और मीठे पानी की ये क्या है, बहुत बड़ी झील है, जो अपने तैरते हुए द्वीपों और द्वितीय परिदृश्य का तंत्र कर। आपने देखा है कि एक झील है जो नाव तो उसके ऊपर से चलती है, उसके नीचे जो कंकड़ पत्थर हैं, जो मछलियां जो तैरती हैं, वो भी स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। उसमें कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है, एकदम पानी स्वच्छ दिखाई देता है। आपने कहीं दफे ऐसी वीडियो देखे होंगे, आपने फोटो देखे हैं नहीं देखे हैं? तो जी सर, हाँ, तो जापान ये का। भारत में भी ऐसी है। तो भारत में भी ये जो ये झील है, तो इसी प्रकार एकदम स्वच्छ साफ स्वच्छ, इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं दिखाई देती है। तो ये अपने अद्वितीय ये चीज़ों के लिए गए, ये जो अपने तैरते हुए द्वीप और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। तो यह देखिएगा। ठीक है, अब मणिपुर के आकर्षण स्थल के बारे में बात कर लें थोड़ा। तो मणिपुर में कई ऐसे आकर्षण स्थल हैं जो सबसे अलग है, देखने लायक होते हैं। लोकतक झील है, जो खूबसूरत तैरते हुए द्वीपों के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्या है, कंगाला लाला ये किला है, मणिपुर इतिहास के महान महत्व और ऐतिहासिक स्थल के रूप में माना जाता है। और गोग हाट मठ पट करके लिखा है, कार्डिडेरियम करके लिखा है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक लुभावनी आर्किटिक और उद्यान जो है कि मनुष्य द्वारा इसको आर्किटिक तौर पे इसको बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति को सुंदरता ये प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। जी सर। जी सर। देखिए यहाँ पर आप लिखा है कि उत्तराखंड के 4 धाम परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई दफ़े इससे आपके उत्तराखंड के प्रश्न बन चुके हैं, मार्मिक प्रश्न इससे बने हुए हैं। हाल ही में उत्तराखंड ने क्या करा, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या करा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उत्तराखंड के जो 4 धाम
आपके जो तीर्थ यात्री हैं तीर्थ स्थलों पर जो संपर्क करने के लिए क्या करें, सुधारने के लिए चार धाम या जो परियोजना थी उसका जो कार्य अभी तक कितना पूरा हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए 75% ये कार्य आपके, ये अक्टूबर माह की रिपोर्ट है, तो 75% अभी तक क्या हो गया, कार्य कंप्लीट हो चुका है। देखिए प्रमुख बिंदु क्या था, चार धाम परियोजना। इस परियोजना में क्या था, जैसे चार धाम के लिए हमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को बेहतर संपर्क है, इनको कनेक्टिविटी के लिए बेहतर तरीके से क्या करना था, रोड मार्ग या कहें राजमार्ग से जोड़ने के लिए यहाँ पर 900 किलोमीटर लंबी क्या है, 12 मासी सड़क का निर्माण। 12 मासी का मतलब जानते हो, 12 मासी किसे कहेंगे? जी सर। सर जो साल के 12 बिल्कुल महीने जो चलते रहे, बिल्कुल हर सही, 24 समय। घंटे ये चलते रहे, ये कहीं पर भी इसमें अवरुद्ध पैदा ना हो कि ये 6 महीने बंद हो गए, 2 महीने बंद हो गए, नहीं, 12 मासी सड़क इसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए उत्तराखंड में 12 मासी सड़क के नाम से किस परियोजना को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो परियोजना है आपकी क्या है, चार धाम परियोजना। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 मासी सड़क का निर्माण कितने किलोमीटर की निर्मित की जा रही है, तो आपको 900 किलोमीटर का ये है। क्वेश्चन पूछा जाए चार धाम परियोजना जो सड़क मार्ग जो बनाया जा रहा है कितने किलोमीटर तक का बनाया जाए, 900 किलोमीटर की तक ये शामिल है। ये परियोजना रणनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण और क्योंकि चीनी सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों तक ये पहुंचना था। बेसिकली आप ये सोचिए ना, तो ये केंद्र सरकार, ये जरूरी तो ना है कि आपका ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी करी, इसका मेन उद्देश्य क्या है तुम्हें पता है? इसका जो मेन उद्देश्य है, जो हमारे सीमांत जो क्षेत्र हैं, जो चाइना से लगे जी पड़े सर। जो क्षेत्र हैं, तो इसको फोर लाइन इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि जो आर्मी के जिसमें जब लड़ाई झगड़ा होगा, जब दो देशों के बीच जब वॉर छिड़ेगी, तो इस तरीके से हो, ये इतने चौड़े इसलिए बनाए जा रहे हैं, फोर वे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वहाँ पर जो आर्मी के जो बड़े बड़े हेली जो जहाज हैं उनको हेलीपैड की ज़रूरत ना पड़े, वो रोड में भी उसमें उनको उतार पाए, बड़े बड़े टैंकर उतार पाए, ये तमाम चीज़ें उसमें लैंडिंग कर पाए। मेन उद्देश्य ये है। जनता इस चीज़ को जो समझते होंगे कि यार ये तो चार धाम हमारे यात्राओं को सुगम बनाने के लिए की जा रही है, मगर ये इतना पैसा केंद्र सरकार आपके चार धामों को कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए नहीं बनाएगी। इसको ये याद रखिएगा, ये क्या कर रहा है, ये परियोजना रणनीति नीति से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि चीनी सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों तक ये विस्तार हमें करना है कि चीनी क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो चाइना के जो समवर्ती क्षेत्र है जैसे आंध्र प्रदेश, ये वो तमाम जितने भी ये लगे पड़े हैं, जो चाइना जहाँ से हम पे डायरेक्ट आक्रमण कर सकते हैं, तो हमने ऐसे पॉइंट स्थापित करने हैं कि जहाँ पर हमारे जो टैंकर हैं, जो हमारे आर्मर हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो राजमार्ग के माध्यम से तत्काल जो कि बाधित होने, चाहे लैंडस्लाइड भी हो जाए तो आधा रास्ता बंद हो और दूसरी तरफ से तुरंत ये सारी चीज़ें चलती रही और बड़े बड़े जहाज़ों को ये उतार सके। तो ये इसका ट्रायल ही इसलिए ये रखा गया है। और नए राजमार्ग से क्या होगी, कहीं ना कहीं यात्रा आसान हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, विशेषकर मानसून और सर्दियों में के दौरान जब ये सड़कों में जिस प्रकार से भूस्खलन या फिर जो अवरोध उत्पन्न होता है, ये तमाम चीज़ें हो जाती, तो याद रखिएगा। अब देखिए निरीक्षण समिति जो थी इसकी याद रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा था, इससे पहले पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चिंताएं इसमें दर्शाई गई थी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जिसमें एक शिकारी थे, तो इनकी अध्यक्षता में क्या ये निरीक्षण समिति का गठन किया गया था, किस प्रकार से हमारे जो ये कनेक्टिविटी तो हो रही है मगर इससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। जितने भी पर्यावरणवादी थे उन्होंने इसका विरोध करा था कि इतने जंगल कट रहे, इतने पेड़ कट रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। तो समिति ने परियोजना की प्रगति के दिशा निर्देश का पालन करते हुए अप्रैल 2024 में, याद रखिएगा ये मार्मिक प्रश्न है, अप्रैल 2024 में क्या करते थे, 27 अगस्त 2024 को 2 रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी। क्वेश्चन क्या बना, देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, तुम ये मत सोचना ये बहुत ही ज़्यादा ये बेकार है, तो ये सोचिए ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ये पूछा जाएगा कि जो चार धाम परियोजना है, इस परियोजना की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया, जो इस समिति में जो पर्यावरण संबंधी जो चिंताओं से संबंधित जो समाधान के लिए किया गया था, एक सेवानिवृत्त समिति का वो गठन किया गया था, न्यायमूर्ति के शिकारी करके ये थे, इनकी अध्यक्षता में एक निरीक्षण टीम का गठन किया गया था। और इस टीम का ये बेसिकली ये उद्देश्य था कि इसमें कितनी ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, कितनी ये चीज़ें हो रही, पर्यावरण को इससे क्या नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो रिपोर्ट जो सौंपी थी अप्रैल 2024 में को ये
समिति गठित की थी, इसने क्या करा 27 अगस्त 2024 को 2 रिपोर्टें सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी। याद रखिएगा ये क्या क्या थी, देखिए पर्यावरण संबंधी चिंताएं और न्यायालय क्या दे। संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंतकों के कारण इस परियोजना के विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए आपको पता है कि हमारा उत्तराखंड क्या है, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण हिमालय से है, अगर कहीं ना कहीं अगर ये इतने भारी भरकम मशीनें अगर चलती हैं, कहीं ना कहीं पहाड़े से दरकना शुरू होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड का जो भूभाग है कहीं ना कहीं अपने जो चीज़ों से कहीं ना कहीं ये क्या होगा, धराशायी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जोशीमठ जैसे चीज़ों में जिस प्रकार से लगातार वहाँ पर खनन हुआ या जो जी चीज़ें हो रही, और आपने देखा जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ज़मीन वहाँ क्या हो रहा है पूरी तरीके से अंदर पानी भर चुका है, दरक रही थी। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारे जो पर्यावरणीय जो तंत्र है या कहीं हिमालय जो पारिस्थितिकी तंत्र है, कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए इतनी भारी भरकम मशीनें अगर हिमालय के निकटतम क्षेत्रों में पहुंचेंगे, इससे क्या होगा, प्रदूषण होगा, प्रदूषण से होंगे बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलेंगे, उसके कंपन से क्या होगा, लैंडस्लाइड होंगे, लैंडस्लाइड से क्या होंगे, अत्यधिक बर्फ वो पिघलेगी, अत्यधिक जो बर्फ होंगे वो नदियों के माफक क्या होगे आगे बढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगे एक भूस्खलन या कहें जलमग्न टाइप का ये हो जाएगा, जल स्तर बढ़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें ये इसीलिए इस परियोजना का क्या किया जा रहा था, विरोध करना था। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, राजमार्ग जो चार धाम राजमार्ग का डबल लेन जो चौड़ा करने की क्या थी अनुमति यहाँ पर दी थी, और लेकिन जितने भी पर्यावरणवादी थे उन्हें क्षति पहुंचाने को कम से कम करने के लिए सकरी के नेतृत्व में जो थे, ये जो इनके नेतृत्व में जो समिति का गठन किया गया, इनके नेतृत्व में निगरानी करी गई थी कि इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि हमारे जो भूभाग हैं जो ज़्यादा पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। निरीक्षण समिति ने एक नए सिरे से पर्यावरणवादी प्रभाव आकलन करने का ये अधिकार नहीं है, लेकिन ये परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती। कहते हैं कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी जो चीज़ें हो रही हैं उसका आकलन करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, इस परियोजना की क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखिए इसमें कहता है कि जो सरकारी और मंत्रालय से सहायता प्राप्त है, और ये समिति को रक्षा, सड़क परिवहन और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्रालयों का समर्थन प्राप्त था। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ याद है, समिति को रक्षा का मतलब क्या होता है, जो आपके मैंने कहा जो आपके डिफेंस सिस्टम है, ये जब यहाँ पर ये चीज़ जब जुड़ जाता है ना, तब कोई भी वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचे। पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित मजबूत करना। तो यहाँ पर परिवहन बात की बात है और पर्यावरण फिर उसकी बात की बात है। पहला ये क्या है, इसमें जो समिति बनी थी, ये समिति थी आपकी रक्षा, सड़क परिवहन और पर्यावरण मंत्रालय को पूर्ण समर्थन ये दिया गया था। उत्तराखंड सरकार को स्थानीय जो जिला मजिस्ट्रेट में भी इनमें क्या था, इस समिति का गठन करके सहयोग दे रहे थे, और पर्यावरण जितने भी पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान थे, वन अनुसंधान देहरादून का के प्रतिनिधि के तौर पर भी क्या किया जा रहा है, निगरानी की जा रही थी कि पेड़ों को ज़्यादा क्षति ना पहुंचाए। इसमें अगर आप देखोगे जो ये चार धाम यात्रा हुई, तो इसमें इतना ज़्यादा अंधाधुंध पेड़ों के कटान हुआ जो कि आपके ब्रिटिश हुकूमत के समय में भी नहीं होगी। जब चिप्पू आंदोलन जब वनों का जिसमें कटान चला था 1973 के आसपास, जिसमें इंदिरा गांधी ने इसमें एक एक्ट पास किया था, उसमें उतने पेड़ नहीं कट गए थे जितने कि इस चार धाम यात्रा के इसमें करके जो अंधाधुंध तरीके से ये काट दिए गए हैं, जो कि सरकार की अनदेखी ये हो रही है, और जितने भी इसमें जो ठेकेदार हैं वो बहुत ज़्यादा माल माल हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो वन संपदा है, जो इसके जो चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि उत्तराखंड के ना जवानी काम आई ना पानी काम आया, तो उसी तरीके से ना इसके जो जल जंगल कहते हैं ना, ये आपने देखा होगा गौरा देवी का जंगल, ये क्या था, एक स्लोगन था, क्या है जंगल के उपकार जो पानी, और ये कुछ ऐसे बयार करके वो था, मैंने कल उस पर वीडियो भी बनाई थी। तो ये तमाम चीज़ें जल जन जंगल। जंगल क्या है, ये कुछ ऐसा ही था, वो मैं भी भूल रहा हूँ। ठीक है, तो यह देखिएगा अब केदारनाथ, ये यहाँ पर तक तो समझ गए होंगे ना, समझ गए? जी सर। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये यहाँ तक जो हो गया है, चलिए यहाँ तक सही रहा। जी सर। तो आज का जो सेशन है यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है।